दोस्तों नमस्कार। मैं अमित कुमार महतो अमित टॉक शो के सीजन 2 के एस्पायर टू इंस्पायर के पहले एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, सीजन 1 में हम डिफरेंट सेगमेंट के अपने कई सारे अपने ही आसपास के लोगों से मिले जिनकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग रही थी। कुछ ने अपनी स्टार्टअप स्टार्ट करी थी, कुछ लेडीज थे जिनकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग थी, और जब हमने उनकी स्टोरी को सुना हम आश्चर्यचकित रह गए थे। देन कुछ लोगों ने अपना बना बनाया कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़ के कुछ ऐसी एक्टिविटी उन्होंने स्टार्ट करी जो कंप्लीटली सोसाइटी के लिए है। सो हम ऐसे इंसान से मिले जो हाईली पेड अपनी कॉर्पोरेट सैलरी को छोड़ा, जैसे मिस्टर अमृत देशमुख, देन मिस्टर रविकांत तिर्की, देन कॉर्पोरेट में ही काम करने वाले और अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हितेश पोरवाल, देन मिस्टर हर्ष शिल्पा। एट द सेम टाइम हम कॉर्पोरेट का एक लंबा चौड़ा करियर और उसमें एक बेहतरीन पोजीशन में रहने वाले इंसान, उन्होंने सब कुछ अपना छोड़ के एक नए सिरे से ट्रेनिंग की जर्नी को स्टार्ट करी और आज के डेट में अपने ही लाइफ में नई बुलंदियों को छू रहे। सो दोस्तों उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सेकंड सीजन में भी हम नए नए शख्सियत से मिलने वाले हैं, और आज जिस हम नई शख्सियत से मिलने जा रहे हैं वो कोई और नहीं, मेरे अपने ही होम टाउन और मेरे बचपन के दोस्त मिस्टर अमृतपाल सिंह है। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उनकी अपनी जर्नी जो है काफी इंस्पायरिंग रही है। बाकी उनके बारे में और डिटेल्स में जानते हैं उनकी ही जुबानी। चलिए स्वागत करते हैं। अमृत, स्वागत है आपका। थैंक यू अमित, एंड धन्यवाद मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। वेलकम वेलकम। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा अमृत का जो बैकग्राउंड है एक हम्बल बैकग्राउंड था, बट स्टार्टिंग से ही इनकी शख्सियत ऐसे रही थी कि वो हमेशा लीड करने में बिलीव करते थे। राइट। सो अमृत, अच्छा रहेगा मैं आपके बारे में बताऊं, अच्छा रहेगा आप खुद ही अपने बारे में बताएं और थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड, अपना बचपन कैसा रहा था, और बचपन के दिनों में आपने क्या कुछ सोच रखा था अपने बारे में, करियर के बारे में, आपके एस्पिरेशंस क्या रहे थे, इन सब के बारे में आप थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। तो अमित, जैसा कि मैं बिलोंग करता हूँ जमशेदपुर से, जहाँ से आप भी आते हैं। और जमशेदपुर में एक जगह है टीताड़ी बोल के, जो स्टेशन के पास है, रेलवे स्टेशन के पास। तो मेरा जन्म वहीं हुआ, एंड पढ़ाई लिखाई जो बचपन की थी वहीं पास के एक स्कूल से हुई थी। और सच बताऊं तो पढ़ाई में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या तोप जैसे नहीं थे, एवरेज स्टूडेंट रहे हैं अपनी जिंदगी में। एंड कभी बहुत ज्यादा पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया, बस पढ़ाई करना है, स्कूल जाना है। एंड खेलकूद में ज्यादा ध्यान रहता था, मस्ती करते थे दोस्तों के साथ। और ऐसा था कि वो स्कूल में जो फ्रेंड्स थे वही हमारे आफ्टर स्कूल भी फ्रेंड्स रहते थे, क्योंकि एक ही कॉलोनी के बच्चे ज्यादा रहते थे। तो वो कभी स्कूल जैसा फील नहीं आता था कि हम स्कूल जा रहे हैं। हमें लगता ठीक है, घर से अलग एक जगह जा रहे हैं जहाँ पे पढ़ाई भी हो रही है और दोस्त तो हैं ही सारे। तो 8 तक मैं वहां पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने एक दूसरा स्कूल ज्वाइन किया जमशेदपुर में ही, टाटा का स्कूल है, क्योंकि मेरे फादर टाटा एम्प्लॉय रहे हैं, एक्स एम्प्लॉय। तो मैंने वहां पे स्टडी अपनी करी। एंड इस तरह से फिर स्कूल में, मतलब ये हमारी स्कूल की जर्नी रही। एंड 10th मैंने वहीं से करा है। तो 10th करते करते मतलब बीच में कभी एक क्लास, मैं क्योंकि कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने कॉमर्स लिया था 9th एंड 10th में। तो एक दिन सर पढ़ा रहे थे क्लास में, और किसी ने ऐसे ही पूछा कि सर आगे क्या कर सकते हैं, अभी तो 10th में ही है। एंड सडनली समबडी आस्क्ड कि सीए भी किया जा सकता है, कॉमर्स है तो कॉमर्स में लोग सीए करते हैं। तो उस समय किसी ने पूछा कि सर सीए क्या होता है, मतलब कैसे करेंगे, एंड
कितना पढ़ना पड़ता है ऐसा। तो उस समय सर ने एक बात बोली थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, कि हमारे यहाँ पे एक सीए बना था, तो जब वो सीए बना तो उसके घर से एक रिक्शा भर के कॉपी किताबों का निकला, मतलब इतना पढ़ना पड़ता है, इस तरह से उन्होंने कुछ इसको डिस्क्राइब किया। ओके। तो वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, एंड वहां से थोड़ा बहुत सीए के बारे में पता चला, ठीक है ये पढ़ाई है। सो मतलब आप जब +2 में रहे होंगे, कॉमर्स की पढ़ाई स्टार्ट हुई थी, जी और जी वहां पे शायद ट्यूशन में आपको पहली बार पता लगा कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक लाइन फील्ड है। है। हाँ, राइट राइट, अदरवाइज ज्यादातर तो लोगों को इससे मतलब, पहले तक आपको पता भी नहीं था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कुछ होता भी है। जी 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 जी, सही कहा है। मतलब अगर आप इसको कहें कि नॉलेज की कमी होती है, मतलब जैसे बड़े शहरों में तो डेवलपमेंट ज्यादा होता है तो लोग ज्यादा अवेयर होते हैं। छोटे शहरों का ये दिक्कत होता है कि पता नहीं होता कि आगे करना क्या है। तो वहाँ पे एक सिंपल सेट पैटर्न था कि पहले 10th करनी है, फिर 12th करनी है, फिर ग्रेजुएशन करनी है, एंड उसके बाद जॉब होगा या कोई आगे पढ़ाई करनी होगी तो इसके बाद। फैंटास्टिक। अमृत, आपकी इस बात से इनफैक्ट मुझे भी याद आ गई। मुझे याद है कि मैं रांची में उस समय रहा करता था अपना +2 के लिए, और वहां पे मेरा एक रूममेट हुआ करता था, वो भी कॉमर्स स्टूडेंट था। और उस समय भी आपने बहुत सही कहा, इनफैक्ट हमारे इस बातचीत से छोटे शहर लाइक रांची, जमशेदपुर और भी आज के डेट में भी ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, स्टूडेंट मिल जाएंगे, शायद उनको पता भी नहीं है कि मतलब ये सारे करियर ऑप्शंस भी होते हैं। उस राइट समय की अगर मैं बात करूं तो हमें करियर मतलब मालूम था कि टीचर बनना होता है, करियर मतलब मालूम था कि इंजीनियर और डॉक्टर बनना होता है, इसके अलावा भी कुछ होता है ऐसा हमें पता नहीं था। तो फर्स्ट टाइम इनफैक्ट मैंने भी उसके मुंह से ही सुना था, और उसने बोला, बहुत प्राउडली उसने बोला था कि मैं जो है बड़ा होकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा। हम बोले चार्टर्ड अकाउंटेंट वो क्या होता है? बोला कि वो बहुत पावरफुल पोजीशन होता है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाने के बाद उन्हें सिर्फ सिग्नेचर करना होता है, और उस सिग्नेचर करने के बदले उन्हें बहुत बड़ी इनकम होती है, उनकी उनको फीस मिलती है। एंड मुझे ऐसा लगा कि उस समय वो जो है ना, वो झूठ बोल रहा है, वो मुझे बना रहा है। मैं उसकी बात अच्छा बिलीव भी नहीं किया था उस समय। लेकिन अच्छा। बाद में फिर और भी लोगों से पता लगा कि कॉमर्स फील्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक मतलब पोजीशन है, उसकी पढ़ाई होती है, और अगर आप बन जाते हैं तो उसमें एक बेहतरीन करियर होता है, राइट। राइट राइट, लेकिन साथ ही मुझे ये भी पता चला था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना ये इजी तो नहीं होता है। सही इनफैक्ट कहा। इस बात में कितनी सच्चाई है, अमृत आप हमें बताएं। मैंने कहीं पे पढ़ा था, इनफैक्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो पाठ्यक्रम होता है, जो पढ़ाई होती है, वन ऑफ द टफेस्ट पाठ्यक्रम सिलेबस के जी मामले में जी, सीए का जो कोर्स को माना गया है, एंड इसके एग्जाम को वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना गया है। इवन कि इसको आईएएस और आईपीएस के एग्जाम से भी टफ माना गया है। इसमें कितनी सच्चाई है अमृत, बताएं प्लीज। नहीं ये बात सही है। सीए के कोर्स को काफी टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स एंड कोर्सेज में काउंट किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि आप अगर इसका करिकुलम देखेंगे तो काफी वास्ट करिकुलम होता है। इसमें आपको अकाउंट्स, लॉ, टैक्सेशन, ऑडिट, एंड अब तो समय के हिसाब से काफी बदलाव हो गया, तो बीच में आपके आईटी के पेपर्स भी हैं, तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होते रहता है कोर्स में। तो आज भी ये कोर्स काफी इंटरेस्टिंग है और टफ भी है, थोड़ी मेहनत की जरूरत होती है। इट्स ऐसा नहीं है कि आप कभी भी इजी वे में आप इसको पास आउट कर जाएं, तो टफ तो है थोड़ा सा। एंड मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था ईयर 2002 में, तो इट वाज, मतलब मैं अपने थोड़ा सा इससे पीछे जाना चाहूंगा। मैं जब ग्रेजुएशन किया था 2001 में, तो मुझे भी आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, हाउ टू लीड द लाइफ, मीन्स आगे जॉब में जाएं या पढ़ाई करें। तो इसी बीच में एक मैंने ना एग्जाम, जैसे सब भरते हैं, मैंने भी एक सरकारी एग्जाम का फॉर्म भर दिया। एंड सरकारी एग्जाम का फॉर्म भरा एंड भूल गया कि ठीक है भाई फॉर्म भरा है, कभी यार एक्सपीरियंस। एंड अचानक एक दिन घर पे एडमिट कार्ड आ गया कि भाई आपका एग्जाम है।
तो अब क्या करें, तो ठीक है भाई चलते हैं एग्जाम दे के आते हैं। तो एग्जाम देने गया तो क्योंकि कुछ प्रिपरेशन ज्यादा थी नहीं, बट ऐसे ही घूमने के इरादे से चले गए कि चलो नए शहर जाते हैं, घूम के आते हैं, देखते हैं। तो वहां देखा कि बहुत सारे बच्चे कंपटीशन का तैयारी करते हैं, काफी भीड़ भरा माहौल था, काफी बच्चे आए हुए थे एग्जाम देने। तो खैर जैसे तैसे एग्जाम दे के आए, एंड उसका रिजल्ट तो अभी भी पता नहीं, पास तो नहीं हुए होंगे, पास होते तो कुछ अलग बात होती। राइट। देन एक दोस्त से ऐसी मुलाकात हुई, तो उसने पूछा भाई और क्या कर रहे हो, ग्रेजुएशन हो गई, अब आगे मतलब व्हाट नेक्स्ट। तो वो बोला कि यार मैं तो सीए कर रहा हूँ। मैंने यार तुम सीए कर रहा है, बहुत बड़ी बात है, तो कैसे कर रहा है। तो उसने थोड़ा बहुत आइडिया बताया कि जमशेदपुर में अपने आरएमसी में इसका फॉर्म मिलता है, फॉर्म भर के आप भेज दो, एंड घर पे बुक्स वगैरह आ जाती हैं, देन यू कैन स्टडी ऑफ योर ओन एंड अपना एग्जाम्स दो। बट वो जो मेरा दोस्त था वो बोला यार मैं यहाँ से नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी कोचिंग की, उस समय कोचिंग अच्छी नहीं होती थी, अभी तो काफी अच्छी फैसिलिटीज हो गई कोचिंग के मामले में। तो मतलब मैं तो कलकत्ता जा रहा हूँ एंड आई विल बी स्टडीइंग फ्रॉम देयर। तो ठीक है। तभी एक और दोस्त मिला यार, वो भी बोला कि यार चलो सीए करते हैं, और तो कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है। तो मैं उसके साथ चला गया, मैं बोला चलो फॉर्म ले लेते हैं। तो मैंने भी फॉर्म ले लिया जाके, और भर के भेज दिया, बुक्स भी आ गई, पढ़ना शुरू किया। तो लगा कि यार ये थोड़ा टफ तो है, इट्स नॉट दैट इजी कि ग्रेजुएशन जैसा चल जाएगा या +2 जैसा चल जाएगा। तो स्टार्ट किया, कोचिंग्स वगैरह लेनी शुरू की, पता किया जमशेदपुर में कोचिंग कहाँ होती है, कोचिंग स्टार्ट करी, और एग्जाम दिया पहली बार, तो बुरी तरह से फेल हो गए। ओके। हाँ। तो पहला एक्सपीरियंस जो है फेलियर से स्टार्ट हुआ। पहला फेलियर से स्टार्ट हुआ। ओके अमृत, यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपकी बात आप जो बोलना चाह रहे हैं मैं समझ गया कि आपका एक्सपीरियंस जो है मतलब खट्टा रहा, पहला एक्सपीरियंस जो रहा, बट उस पे हम आगे जाएंगे। उससे पहले हम एक चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि मुझे याद पड़ रहा, जैसे कि दर्शकों मैंने पहले ही बता दिया, हम दोनों ही दोस्त थे। इनफैक्ट साथ में हमने इंटर के टाइम की पढ़ाई की थी, कंप्यूटर एजुकेशन में इनफैक्ट हम लोग साथ थे। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमृत जो है काफी क्रिएटिव थे, स्पेशली प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग, इन सब चीजों में इसकी एक अलग ही क्रिएटिविटी थी। सो कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में उस समय वो बोलते हैं ना, एक कीड़ा था कि यार कुछ करना है, आईटी में कुछ करना है। बट समहाउ हमारे जो बाकी फ्रेंड्स दोस्त थे, उसमें से भी सिर्फ एक को छोड़ के सब अलग अलग फील्ड में चले गए। मैं खुद फाइनेंस के फील्ड में आ गया। लेकिन वो एक टाइम था जब घर वाले भी जानते थे कि आपका कंप्यूटर में बहुत जबरदस्त रुचि है और शायद इसमें अच्छा करेंगे। उसमें फिर आपने ग्रेजुएशन करी, और समहाउ जैसा कि आपने बताया कि ट्यूशन क्लास में सर से पहली बार पता चला, और आपके फ्रेंड लोग जब एक एक करके चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई में आने लगे, हाँ स्टार्ट कर दिए। सो इट वाज नॉट बाय चॉइस, मैं बोलूंगा शायद मतलब ऐसा हो गया कि वो कर रहे हैं तो चलो मैं भी कर लेता हूँ, और चूंकि ये प्रोफेशन बहुत जबरदस्त है, अगर पास हो जाएंगे तो करियर सेट है, कुछ इस तरीके से मतलब आपने सोच के इसमें आगे बढ़ा। एग्जैक्टली यही सोच रही थी, क्योंकि और ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, और बहुत ज्यादा लोगों से बात भी कम करते थे, तो गाइडेंस नहीं ले पाते थे। तो दोस्तों यारों से जैसे होता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो उस बीच ही ये पता चला, मैंने भी इसको ज्वाइन करा और स्टार्ट किया। तो पहला एग्जाम जो रहा थोड़ा फेलियर से स्टार्ट हुआ। सो अगेन यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूंगा। सो बेसिकली राजा का बेटा राजा होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है। सो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो कहीं ना कहीं एक बचपन से ही एक वो बोलते हैं ना, एक बीज बोया जाता है, देखा जाता है, परवरिश उसकी अपब्रिंगिंग कुछ इस तरीके से होने लगती है, पेरेंट का एक्सपेक्टेशन उस तरीके से बन जाता है कि हाँ चलो मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बेटा तो डॉक्टर बन ही रहा। एंड ऐसा कई केस में देखा गया, उसमें बहुत कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन जब ऐसा माहौल हो कि घर में दूर दूर तक कोई बैकग्राउंड नहीं है, एंड उसमें भी आप पंजाबी हो, पंजाबी फैमिली में नॉर्मली ये देखा गया है कि हाँ जितना जरूरत की चीजें हैं उतनी पढ़ाई लिखाई कर लो, उसके बाद धंधा पानी में लग जाओ, धंधे पानी में लग जाओ। एग्जैक्टली बहुत कम लोग होते हैं, रेयरली, जो पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ते हैं, जो बढ़ते हैं बहुत आगे तक जाते हैं।
बट जी। आपके केस में बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ नहीं था। एंड हाँ। उसपे जब फर्स्ट टाइम शायद आप घर में जाके बोले होंगे कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आपके घर वालों के और आपके आस पड़ोस या आपके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनका क्या रिएक्शन था, ये भी हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली बहुत सारा मिक्स सा रिएक्शंस था। मीन्स बहुत लोगों ने कहा कि ठीक है कर सकते हो, और बहुत लोगों ने अपोज भी किया कि यू शुड थिंक अबाउट इट, दोबारा सोचना चाहिए। क्योंकि दो चीजें हैं, दो कारण होते हैं एक्चुअली। व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद शुरू की थी। अगर आप जानते होंगे तो सीए प्रोफेशन में आप ग्रेजुएशन के बाद आ सकते हैं डायरेक्ट एंट्री में, या फिर आप +2 करके राइट। आ सकते हैं। तो मैंने +2 करके तो नहीं करा, मैंने सीए जब आया तो मैंने ग्रेजुएशन करके डायरेक्ट एंट्री में आया। तो उस समय एक एज बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि इसमें अगर आप कोर्स ड्यूरेशन देखेंगे तो लगभग 5 साल का कोर्स है आफ्टर ग्रेजुएशन। तो अगर आप नॉर्मली 21-22 में ग्रेजुएट होते हैं ग्रेजुएशन तो 20-21 साल हो ही जाता है जी। 27 साल 28 साल तक आप इसको कंटिन्यू करते हैं पढ़ाई को। राइट। तो एक मिडिल क्लास फैमिली में थोड़ा सा ये रहता है कि भाई इतने दिन तक अगर पढ़ते रहोगे तो फिर आगे लाइफ कैसे बढ़ेगी, जॉब कैसे करोगे। एंड दूसरा क्या है, क्योंकि टफ कोर्स है और उतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो लोगों को ये भी डर रहता है कि भाई अगर नहीं होता है देन इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर पीछे जा पाना और समय को सुधारना मुश्किल होता है। देन यू हैव टू राइट। मेक अ फ्रेश स्टार्ट। तो उस वजह से काफी मिक्स से रिएक्शन रहे। बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने समझाया कि एक बार फिर से सोच लो। बट राइट। इसमें मेरे फादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, फादर एंड खासकर मम्मी का भी। तो उन्होंने समझाया कि अगर तुमने सोच लिया कि करना है तो जस्ट गिव अ ट्राई, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम 1-2 साल नहीं कर पाओगे फिर चेंज कर लेना, बट अगर हो जाता है तो डेफिनेटली इसके बाद तो करियर अच्छा ही रहता है वंस यू राइट। क्वालिफाई ऐसी है। तो उसमें मेरे फादर का काफी सपोर्ट रहा, एंड फिर मैंने स्टार्ट करी। एंड जी। धीरे धीरे जब करता था, जैसे बताया कि पहली बार फेल हो गया, तो उस समय काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई। एंड सोचा कि यार पता नहीं क्या करूं। तो मेरे फादर ने बोला कि तुम इसको एनालाइज करो कि क्यों फेल हुए, कहाँ पे मिस्टेक हुई, या क्या चीज तुम्हारी छूट रही थी। तो इसका एक मुझे जो थोड़ा सा लगा, मे बी आई एम रॉन्ग। और अमृत, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। ओके। मैं आपसे जानना चाहूंगा। सो आपने कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट लिया और आपने फेल हुआ, आप फेल हो गए। जी। क्या इससे पहले कभी लाइफ में किसी भी चीज में कभी फेल हुए थे। अ, मतलब इस तरह से फेल नहीं हुआ था, मतलब कि जिसको थोड़ा सोचा कि करना है एंड उसमें फेल हो जाए। बाकी रेगुलर स्कूल वगैरह में तो ठीक है, कभी एक आध पेपर पे फेल होना वो तो चल अलग जाता चीज था। हो गई, वो हाँ तो वो है, बट लाइफ में इस तरह से कोई काम नहीं। हाँ, तो जो फील हो, एक फील होती थी जब जैसा कि तुम जानते हो, हमने जब कंप्यूटर सीखा एंड इट वाज ईयर 98 99। तो जॉब के लिए जहां भी जाते थे तो लोग बोलते थे कि यार ग्रेजुएट होना चाहिए। राइट। तो वहां पे लगता था कि यार मैंने अपने टाइम से पहले कंप्यूटर सीख लिया, क्योंकि अब तो कोई जॉब ही नहीं देता है। तो ग्रेजुएशन जरूरी है। हाँ, वहां पे थोड़ा सा लगता था। हम्म। ठीक है, वो टाइम बीत गया, अच्छा ही बीता है। तो इसलिए उससे पहले इस तरह से कोई ज्यादा फेलियर नहीं हुई थी हाँ, जिसका कहने दिखने का मतलब लगे। एकेडमिक्स की अगर हम बात करें, हाँ हाँ आप एक हाँ। एबव एवरेज स्टूडेंट रहे थे और अच्छा कर रहे थे। एकेडमिक्स में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि आप हम्म। फेल हुए थे। हाँ 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 ये हाँ, पहला एग्जैक्टली। मौका रहा जहां पे फेलियर्स से आपका सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं राइट। जानना चाहूंगा कि ये जो फेल हुआ तो इसको आपने कैसे डील किया, और फेलियर में आपके साथ कौन थे और अगेंस्ट में कौन थे, लाइक मतलब फैमिली वाले का क्या रिएक्शन हुआ फिर। तो पहले तो आप अपना फैमिली एक्सपीरियंस बताएं, फिर फैमिली फैमिली। फैमिली में अगेंस्ट में तो तब तक कोई नहीं आ रहे थे, इनफैक्ट सपोर्ट ही कर रहे थे। तो मेरे फादर का इसमें बड़ा रोल रहा है, उन्होंने मुझे समझाया। मतलब मेरे को तो थोड़ा खराब लग रहा था कि यार इतनी मेहनत करी, 1.5 साल पढ़ाई करी, और फिर पहला एग्जाम दिया और फेल हो गए। तो राइट। एंड फेल भी बहुत कम नंबरों से हुआ था। एक्चुअली सीए में आप देखेंगे तो एग्रीगेट पास करना होता है और आपको टोटल में नंबर क्लियर करने पड़ते हैं। तो उसमें 150 टोटल होना चाहिए था, एंड ईच सब्जेक्ट में 40 एंड अबव आना चाहिए आपको। तो उस राइट। समय मेरा कुछ 146 और 47 पे आकर रुक गया था। मतलब पेपर सब्जेक्टली में पास था, बट एज ए टोटल एग्रीगेट में फेल था। तो थोड़ा सा फादर ने समझाया कि देखो यार, थोड़े मार्क्स हैं, तुम ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और थोड़ा एनालाइज करो कि तुमने
क्या, क्योंकि सीए के आप देखेंगे तो सीए में क्या है ना, आपको सजेस्टेड आंसर्स मिल जाते हैं कि इस पेपर का ये आंसर होना चाहिए था, तो आप वो लाओ, उससे कंपेयर करो कि भाई आपने क्या किया था, अगर आपको उतना रिकॉल करते हैं। एंड वहां पे फिर मैंने एनालिसिस किया कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई थी, एंड देन आई ट्राई टू ओवरकम दैट। उसके लिए भी मुझे काफी समय लगा, मतलब सेकंड अटेम्प्ट दिया मैं, उसमें फिर फेल हो गया। फिर इस सेकंड अटेम्प्ट में अगेन आप फेल हुए? ओके। सेकंड भी फेल हो गया, तो उसमें भी वही लगा कि यार क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। इस बार तो थोड़ी अच्छी और ज्यादा मेहनत करी थी, पिछली बार की जो गलतियां हो रही थी उसे थोड़ा सुधारने का कोशिश किया था। राइट। क्योंकि एक्चुअली अगर आप ग्रेजुएशन का एग्जाम लिखते हैं और खासकर छोटी यूनिवर्सिटी से, तो आपका एक सेट रहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा पेपर भरो तो आपको अच्छे नंबर आएंगे। बट सीए में वैसा नहीं है, सीए में आपको टू द पॉइंट और जो पूछा जा रहा है वही आंसर करना है, आपको कहानी नहीं लिखनी है, ठीक है ना। राइट। राइट। तो वो आंसर्स, और दूसरा क्या था कि मैंने सब इंग्लिश ऑप्ट कर ली थी पेपर एज अ मोड ऑफ एग्जाम, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड से आते थे? हिंदी बैकग्राउंड से आता था। 10th के बाद 10th 12th एंड ग्रेजुएशन मेरा पूरा हिंदी से रहा, जी। तो वो लिखने में एक थोड़ी सी परेशानी होती थी, लैंग्वेज की जो डिफिकल्टी होती है लिखने की, ठीक है ना, राइट। क्योंकि आप हिंदी में सोचते हो फिर उसको ट्रांसलेट करते हो और फिर लिखते हो, तो वो एक इशू रहता था। तो मैंने फिर ट्राई करा, सेकंड अटेम्प्ट दिया, वो भी फेल हो गया इस तरह से। देन अगेन आई गॉट डिसअपॉइंटेड, थोड़ा सा लगा कि नहीं फिर थोड़ा और मेहनत कर। तो फिर जब थर्ड अटेम्प्ट मैंने दिया, तो इसमें मेरा इंटरमीडिएट का एक ग्रुप पास हो गया। तब ओके, तो आपने थर्ड अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट का एक ग्रुप फर्स्ट टाइम निकाला? फर्स्ट टाइम निकला, तो अ, वहां से अमृत, यहाँ पे मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम आपने ये जो करियर था इसमें आपने पहली बार टेस्ट मतलब सक्सेस को टेस्ट किया। जी तो दोस्तों, जो कोई भी आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, सीए की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शायद से आप सक्सेस अभी तक आपसे दूर रहा है और शायद आप मतलब ये सोचने में लग गए हैं कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, तो अमृत के इस स्टोरी से, उसकी जो जर्नी है, इससे आप लेसन ले सकते हैं। अगर आप सच में सीरियस हैं कि नहीं मुझे तो सीए बनना ही है, तो फेल्योर से आप परेशान ना हो, बल्कि जैसा कि अमृत ने किया, फेल्योर से उसने लेसन ली, बट इसके बावजूद सेकंड अटेम्प्ट में भी उसे नॉमिनल मार्जिन से या जो भी हो उन्हें फेल का सामना करना पड़ा था, बट फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में एक ग्रुप जो है इंटरमीडिएट का वो निकाल पाए। अमृत, यहाँ पे हम आगे बढ़े उससे पहले मैं एक बार फिर से जानना चाहूंगा और जो हमारे ऑडियंस है, दर्शक हैं, वो भी जानना चाहेंगे। हम ये तो जाने कि ये एग्जाम टफ होता है, बट कितना टफ होता है और कितना ज्यादा कंपटीशन है। सो साल दर साल की अगर हम बात करें, सो अक्रॉस इंडिया कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और जो पासिंग रेशियो है वो क्या है? अगर आप देखेंगे इधर लास्ट 4-5 सालों का ट्रेंड, तो लगभग 80 से 90 हजार के आसपास स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं फाइनल्स में, और उनका जो भी परसेंटेज आ रहा है वो अगर साल का एवरेज देखेंगे तो अराउंड 10 to 12-13% के आसपास आ रहा है, विच इज तो काफी साल बड़े हैं। मतलब 80-90 हजार, लाख के आसपास लोग जो है लाख पार्टिसिपेट के आसपास बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और एग्जाम्स 800-900 लोग पास करते हैं। में, 8 हजार के आसपास। 8,000 के आसपास? हाँ हाँ, तो 7 से 8 हजार बच्चे पास आउट होते हैं एग्जाम 7 में। से 8। तो सो लॉ एंड एवरेज भी जो हम लोग बात करते हैं 10% का, वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है। एंड लाख लोग पास करते हैं, अपियर होते हैं, उसमें सिर्फ 10,000 लोग पास होते हैं। ये एक रेशियो मतलब मोटा मोटी हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, तो आप, मोटा मोटी हाँ एग्जैक्ट नंबर्स आई कैन हाँ, थोड़ा बात कर अप डाउन सकते हो हैं सकते हैं, बट कहने का मतलब है ऑडियंस आप समझ सकते हैं कि ये कितना टफ है, जहाँ पे सिर्फ 10% रिजल्ट्स होते हैं और उसमें अगर एक स्टूडेंट जिसका की कोई बैकग्राउंड नहीं है और कंप्लीटली स्क्रैच से समहाउ ही गॉट इंस्पायर्ड और उसके बाद वो प्रिपरेशन में लगते हैं, शुरुआती असफलता मिलती है लेकिन फाइनली वो दिन भी जब आता है
और वो कंप्लीट करते हैं कोर्स। सो अमृत, आप हमें बताएं कि आपकी सक्सेस की जो जर्नी रही उसके बाद तो इस तरह से वो कैसे मतलब रही, और वो कौन सा मोमेंट आया, वो बोलते हैं ना आहा मोमेंट, लाइक हाँ, खेल तो रहे हैं लेकिन जीतेंगे कि हारेंगे या मतलब क्या होगा रिजल्ट पता नहीं है, लेकिन एक मोमेंट आ जाता है जब अपने को पता चल जाता है कि अब तो ये क्लियर होने ही वाला है। सो वो जी जी कौन जी। सा मोमेंट था, कब आपको लगा कि नहीं अब तो मैं क्लियर कर ही लूंगा? एक्चुअली इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इसमें क्लियर कर लूंगा वाली जो बात है ना, ये कोई भी उतने कॉन्फिडेंस से नहीं कह पाता, क्योंकि हमने देखा है अच्छे अच्छे कॉन्फिडेंस जिनका रहता है ओके। वो भी नहीं क्लियर कर पाते हैं। जिनका कभी होता है कि आपने सोचा ना हो बट वो इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो उनकी हो जाती है। तो जब तक आप पास नहीं कर जाते तब तक आप ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ मैं कर ही जाऊंगा। एंड ओके। ऐसे भी लोग हैं जो कर लेते हैं, कह के पास हो जाते हैं। हमारे साथ बहुत सारे साथी थे जिन्होंने एक एक बार में क्लियर कर लिया। राइट। बट हाँ, मेरे साथ कहूंगा तो मैंने 2002 से जब स्टार्ट किया एंड 2009 जब मैंने फाइनल क्लियर्स किया, फाइनल क्लियर दैट किया। दैट दैट वाज माय आहा मोमेंट। इसके बीच में मैंने इंटरमीडिएट में करीब मैंने 5 अटेम्प्ट लगाए और फाइनल्स के लिए मुझे 3 अटेम्प्ट लगे। बट यही है कि सीए से कोई उसके अटेम्प्ट नहीं पूछता बाद में क्योंकि वंस यू आर क्वालिफाइड एज अ सीए देन यू आर इक्विवेलेंट एज, और आपको ये एक्सपेक्ट किया जाता है इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आप किसी भी सीए के साथ इक्विवेलेंट खड़े हो सके। एक्सपीरियंस इज डिफरेंट मैटर, बट वंस यू आर क्वालिफाइड देन यू आर इक्वल इन द सिस्टम। तो 2009 में एग्जाम हुए थे, जून में एग्जाम हुए थे एंड अगस्त 14 अगस्त 2009 को रिजल्ट जब मेरा आया कि मैं पास हो गया, तब लगा कि अब ये जर्नी यहाँ पे जो पढ़ाई शुरू की थी 2002 में वो अब कंप्लीट हुई मैं। So that was a very proud and happy moment for me till date. तो फैंटास्टिक फैंटास्टिक अमृत, आई नो कि ये जर्नी कितनी जबरदस्त रही आपकी। इनफैक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, और उसको फाइनली आपने क्रैक किया। लेकिन बात वही होती है, हम लोग एक मूवी देखते हैं और मूवीज में नॉर्मली हैप्पी एंडिंग दिखाया जाता है, कोई भी मूवी में उसके बाद की स्टोरी नहीं दिखाई जाती है, एग्जैक्टली जबकि लाइफ स्टार्ट होती है वहां से। वहां से राइट। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आप बन गए, लेकिन उसके बाद की जर्नी क्या हुई? आई नो तो कि आपकी एक सक्सेसफुल जर्नी रही है वहां पर भी। सो आपने इन्फोसिस के साथ काम किया, जिसको कंपनी के साथ काम किया, देन वेरियस अदर मतलब वेल नोन ब्रांड्स के साथ काम किया है। ब्रांच के साथ काम किया। सो दूर से देखने से ये काफी अट्रैक्टिव लगता है, काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे हम रियल मायने में हम जानना चाहेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अजय मतलब कंप्लीट करने के बाद, क्रैक करने के बाद, ये जो आपकी सक्सेस रही, ये सक्सेस के पीछे का आपका राज क्या है? सो प्री और पोस्ट दोनों पे थोड़ा सा हाईलाइट करें। नॉर्मली 2002 से 9 मतलब 7 साल लगे जी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में। आम जी आदमी टूट जाता है उसमें जब कोई बैकअप नहीं रहता है, मेंटल लेवल पे बहुत सारा स्ट्रगल होती है, चैलेंजेस होती है, तो लगता है कि ये नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आई डोंट एग्जैक्टली नो। बहुत बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं कि लगता है कि यार ये छोड़ देना चाहिए अब, मतलब इट्स नॉट कप ऑफ माय टी। राइट राइट। सो ऐसा क्या चीज था, वो कौन सा चीज था जिसके चलते आप फाइनली लगे रहे और अल्टीमेटली आपने सक्सेस अर्जित की? एंड ठीक उसी तरीके से आगे का कॉर्पोरेट जर्नी आपका जो भी रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि लगे रहने के पीछे मतलब एक तो फैमिली का पूरा सपोर्ट था, उनका मोटिवेशन था, और दूसरा फिर मैंने भी मन ही मन सोच लिया था कि यार ये अब इतने आगे आ गए हैं, क्योंकि जब इंटरमीडिएट क्लियर हो गया, जब फाइनल में आए तो फाइनल में होता है कि 3 साल की आपको आर्टिकलशिप करनी होती है, तो वो टाइम आपका लर्निंग का होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग जैसा होता है। तो आप काम करते हो सीए के अंडर में, सीखते हो बहुत कुछ, और फिर उसके बाद जब आता है फाइनल्स का एग्जाम, तो दैट इज व्हेन यू जब फाइनल्स आप क्लियर कर लेते हो तब आप सीए बन जाते हो। तो वहां पे जब सीए का भी फाइनल का भी जब पहला अटेम्प्ट दिया तो ठीक है, उतने अच्छे नंबर नहीं थे बट पास नहीं हुए। सेकंड टाइम भी जब लगा तो फिर वही हाल रहा, सेकंड अटेम्प्ट में भी कुछ अच्छे नंबर्स नहीं आए बट पास नहीं हो पाए ना। तो तीसरी बार जब एग्जाम देना था तो मेरा मन कहीं पे एकदम हिल सा गया था कि यार
एज भी ऑलमोस्ट मैं 28 के आसपास पहुंच चुका था, 27-28 के आसपास। तो कैसे इसको किया जाए, अगर ये नहीं होता है तो इसके आगे फिर मैं क्या करूंगा। तो दिमाग में बहुत सारा चलते भी रहता था, बट मेरे फादर इसमें हमेशा कहते थे कि देखो इतनी दूर आ गए हो तो अच्छे से मेहनत करो, और ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा। जब इंटरमीडिएट हुआ है तो इसमें भी हो जाएगा। तो उनका काफी सपोर्ट रहा, उनके सपोर्ट से मैं फिर अपने दिमाग को फिर से थोड़ा सा स्थिर किया कि नहीं यार अब लगते हैं। एंड उस समय मैंने जब एग्जाम दिया तो मैंने ये सोच लिया था कि दिस इज माय फाइनल एग्जाम, और अगर मैं इसमें नहीं पास होता तो देन आई विल डू समथिंग एल्स, एंड देखेंगे इसका क्या करना है पेपर। तो वो सोच के साथ मैंने फिर से एक बार पढ़ाई में जुटा, एंड अराउंड 13-14 आवर्स की डेली की स्टडी करते थे। एंड फाइनली जब एग्जाम्स हो गए तो एग्जाम्स में भी बड़ा अच्छा एक हो गया था कि मेरा एक पेपर बहुत खराब चला गया था। तो मुझे लगा कि यार ये तो अब होने जाने का है नहीं कुछ, क्योंकि एक पेपर खराब हो गया और बहुत, और वो ऐसा पेपर खराब हो गया जिसमें मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा था। कॉस्टिंग का पेपर था, तो सेकेंड ग्रुप का पहला पेपर, तो उसमें जब वो खराब चला गया तो मुझे लगा यार अब तो मुश्किल है पास होना, क्योंकि एक ग्रुप पास हो गया तो भी कोई फायदा नहीं है। मैंने दोनों ग्रुप एग्जाम दिए। तो हम क्या कहें कि मेरे एक दोस्त के साथ बोला चलो यार तुम्हारे साथ कहीं घूम के आते हैं। तो एग्जाम के बीच में मैं और मेरा दोस्त बाइक लिए और बाइक से घूमने चले गए, शहर का चक्कर उक्कर लगाया, कुछ खाया पिया बाहर में, फिर आके मैं बोला आज तो मैं नहीं पढ़ने वाला, अब कल 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 देखते हैं, कल नई सुबह होगी तो नया कुछ स्टार्ट करेंगे। एंड वहां पे फिर पढ़ाई करी और एग्जाम्स दिए। भूल गया था कि लग नहीं रहा था कि यार पास होंगे, तो एक जाके जॉब भी ज्वाइन कर ली जमशेदपुर में, चलो ठीक है वो नहीं तो कम से कम ये जॉब रहेगी। ओके। तो जॉब के करते करते ही बीच में फिर रिजल्ट आ गया तो फिर पास हो गया। एंड अब जैसे तुमने कहा था कि हैप्पी एंडिंग तो दिखाते हैं लेकिन उसके बाद की स्टोरी नहीं रहती, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि भाई अब पास तो हो गए, सीए बन गए, अब आगे क्या। राइट राइट। जॉब कैसे मिलेगी, कहाँ होगी, क्योंकि एक तो अटेम्प्ट लगे, क्योंकि जॉब में थोड़ा सा मैटर करता है। जब आपको पहला जॉब मिलना होता है तो बहुत से एम्प्लॉयर्स प्रेफर करते हैं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो या एज ब्रैकेट भी कम हो। तो हालांकि उतनी ज्यादा एज भी नहीं थी, बट ठीक है। तो वही एक मन में फिर लगने लगे कि यार अब तो पास हो गए, अब जिम्मेदारी होगी, अब तो पढ़ाई खत्म, अब तो जॉब करनी है। तो जॉब कैसे मिले, तो हम कैंपस प्लेसमेंट में भी गए, पर वहाँ पे भी 2008 की रिसेशन के चलते बहुत अच्छा जॉब ऑफर्स नहीं थे, रिस्पॉन्स नहीं मिले जी। रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, और जो मिल भी रहा था वो जो पहले फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं या फिर उस तरह का। ऑफ कैंपस फिर मेरा जॉब लगा इन 2010 में, फरवरी 2010 में इन्फोसिस में जॉब मेरी हुई, और वो मेरा पहला जॉब था आफ्टर सीए। राइट। और जब वो जॉब मिला तब लगा कि हाँ यार ये अब चलो, पढ़ाई की थोड़ी सी वैल्यू दिख रही है, तो थोड़ी अच्छी जगह जॉब लगी है। क्योंकि आपकी पहली जॉब ही इन्फोसिस में लगी थी। हाँ ऑफिशियली मतलब पोस्ट क्वालिफिकेशन अगर आप बोलेंगे तो मेरी पहली जॉब इन्फोसिस में थी। इन्फोसिस में लगी थी, और इन्फोसिस बताने की जरूरत नहीं है, रिनाउंड कंपनी है। उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट को डेफिनेटली सैलरी पोजीशन वो सारी चीज जो मिलने चाहिए वो जी मिली थी। लेकिन हाँ यहाँ पे मैं फिर से रोकना चाहूंगा आपको और ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हुए। सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, एक जुनून चाहिए होता है, एक एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो बात होती है वो चाहिए ही होती है। अगर आप भी अपने सफलता को लेकर कहीं से भी थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं या सफलता थोड़ी दूर नजर आ रही है, तो अपने वो सारे ताकत को फिर से समेटिए, जैसा कि अमृत ने किया कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक बार फिर से अटेम्प्ट लेता हूँ। एंड वो जो अपना एक गोल है, उस गोल को जैसे अर्जुन ने अपने मतलब सारा फोकस उसके आंख पे एक तरीके से लगा रखा था, ठीक उसी तरीके से चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये तो पाकर ही रहना है। और आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो शायद आप अगर सही मेहनत कर रहे हैं, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मेहनत का फल तुरंत नहीं मिले, लेकिन देर सवेर ही हो, मेहनत के फल मीठे होते हैं, जैसा कि कहा गया है वो होना ही है। सो अपने ऊपर भरोसा ना छोड़ें,
और लगातार प्रयास करते रहें, कंसिस्टेंट रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। एकदम राइट। सही, एकदम सही। ये सो अमृत, अब हम बात करते हैं आपके कॉर्पोरेट जर्नी की। ये भी ऑलमोस्ट अब 10 साल से भी ज्यादा हो चुकी है और एक सक्सेसफुल जर्नी रही है। सो ईयर ऑन ईयर आपने कॉर्पोरेट में भी, कॉर्पोरेट लाइफ में भी ग्रो किया। सो कॉर्पोरेट एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉर्पोरेट लाइफ की जो जर्नी होती है वो कैसा होता है, और उसमें जो आपने सक्सेस पाए उसमें आपका क्या कहना है? तो एक सीए जो है किसी भी कॉर्पोरेट में बहुत सारी जगह अपना योगदान दे सकता है। जैसे कोर तो अपना फाइनेंस रहते हैं, फाइनेंस एंड ऑडिट इज द कोर सब्जेक्ट और कोर एरिया जहाँ पे मोस्टली सीएस काम करते हैं। और हर एक सीए का ये एम भी होता है कि वो कोर फाइनेंस में ही रहे। पर अभी और भी बहुत सारे एरियाज हो गए हैं जो जिनमें सीएस लीड कर रहे हैं। तो मैंने जब ज्वाइन किया तो आई स्टार्टेड एन एसएपी। आज की डेट में एसएपी में काफी लोग सीए हैं जो फाइनेंस मॉडल पे उस पे काम करते हैं, क्योंकि दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस। तो मैंने भी स्टार्ट करा एसएपी से, एसएपी एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, पीको जिसको बोलते हैं। एंड करीब 1.25 साल वहां मैंने काम किया। बट फिर वही कहा ना कि बहुत ज्यादा समझ नहीं थी पास होने के बाद भी। तो लगता था कि यार नहीं, ये एरिया मेरे लिए नहीं है, तो मुझे कहीं फाइनेंस एंड अकाउंट्स में काम करना चाहिए। ये तो कंप्यूटर्स वाले जो आईटी वाले हैं उनके लिए काम ठीक है कि ठीक है सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो। तो उसकी वजह से फिर मैंने वो करीब 1.25 साल उसमें जॉब किया। एंड देन आई लेफ्ट दैट जॉब एंड जॉइंड टाटाज इन जमशेदपुर, जिसको यहाँ पे मैं मेन अकाउंट्स में था। एंड वो एक अच्छा मेरा करियर रहा जहाँ पे मैं अपने कोर फील्ड में काम कर रहा था अकाउंट्स में। एंड फिर वहां से जो नेक्स्ट मूव रहा वो मेरा रहा एक, क्योंकि कोर में काम कर रहा था, 2-3 साल हो चुके थे, तो लग रहा था कि यार थोड़ा सा चेंज चाहिए। ग्रोथ उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, तो ग्रोथ के लिए मैं फिर एक सीमेंट की कंपनी लफाज उसमें ज्वाइन किया। वहाँ पे मैं रीजनल सेल्स कोऑर्डिनेटर था। मेरा काम फाइनेंस एंड एमआईएस दोनों का था। राइट। तो वहाँ जर्नी से एक मतलब इन्फोसिस कंपनी, मतलब नॉन अकाउंट्स बैकग्राउंड वाली कंपनी से हुई थी, बट देन अकाउंट्स में आए, अकाउंट्स को सीखा समझा, देन वहां से अभी जो है अगला लेवल रीजनल लेवल पे आपका चला गया था। जी So, जी अमृत, एक बात होती है कि ठीक है, नॉर्मल हम लोग जो समझते हैं कि जॉब में जाना है, ठीक है, हमें अप्लाई करना है, इंटरव्यू क्रैक करने हैं, देन फाइनली आपको मिल जाती है, जॉब मिल जाती है, देन वहां पे आपको परफॉर्म करना है। बट उस जॉब में रहते हुए जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है तो कई सारी चीजों को मैनेज करना होता है। तो हम एग्जैक्टली। जानना चाहेंगे कि मल्टीटास्किंग और मल्टी एक्शंस, डिसीजन मेकिंग लेना, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, देन कोऑर्डिनेशंस विद द टीम, विद क्लाइंट्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। जी जी तो बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको कितना हेल्प होता है इन सारी चीजों को मैनेज करने में? एट द सेम टाइम इंडिविजुअल लेवल पे आपको अगर ग्रो करना होता है तो आपको क्या कुछ करना पड़ता है इंडिविजुअल लेवल पे, हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे क्या है कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको हमेशा अपडेट रहने की जरूरत होती है, क्योंकि टैक्सेशन लॉज, अकाउंट्स में कोर अकाउंटिंग में तो ज्यादा चेंज होता नहीं है, बट टैक्सेशन एंड लॉज हर साल बजट्स में अमेंड होते रहते हैं, नए नए लॉज आते रहते हैं, नए नए। तो आपको रेगुलरली अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, जिसके लिए इंस्टीट्यूट भी काफी मदद करता है, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज होते हैं। तो पर्सनल लेवल पे आपको इस तरह से इसको कंटिन्यूस स्टडी जो होती है, तो ऐसा नहीं कि सीए बन गए तो आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो जी। आपको बीच बीच में पढ़ते रहना पड़ता है, सो दैट यू डोंट मिस आउट न्यू चेंजेस इन द सिस्टम। एंड हाँ, जहाँ तक फिर प्रोफेशनल में है, तो प्रोफेशनल में जब आप क्वालिफाइड होते हैं एज ए सीए, तो एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है आपको कि ठीक है राइट। आप एक क्वालिफाइड है, हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेशन से आ रहे हैं, तो सिमिलरली एक्सपेक्टेशंस भी वैसे ही होती हैं राइट कि राइट राइट।
ऑडियंस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अमृत ने एक बहुत ही जबरदस्त और बड़ी बात यहाँ पे कही है। सो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना, आप सर्टिफाई हो गए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, वो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन ये ऐसे ही वाली बात हो जाती है कि फिल्म में जो एंडिंग होती है दिखाया जाता है कि हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, तो इट्स लाइक यू गॉट योर हीरोइन, बट उसके बाद की लाइफ को दिखाया नहीं जाता है। बट रियल लाइफ वहां से स्टार्ट होती है, और रियल लाइफ की जब बात आती है, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाने से काम नहीं चलता है। आपका वो सर्टिफिकेट आपको एलिजिबिलिटी दे देता है आपको एक अच्छे पोजीशन के लिए, एक अच्छे जॉब के लिए, लेकिन उस जॉब के रिस्पॉन्सिबिलिटी और उन सब चीजों को, पोजीशन को मेंटेन करने के लिए और अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको डे टू डे बेसिस पे अपने आप को अपग्रेड करते रहना होता है, आपको नए लर्निंग्स करते रहने होते हैं, और तभी जो है आप उस पोजीशन को मेंटेन कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कहीं से भी दिमाग में ये सोच रहे हैं कि अब एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए उसके बाद तो लाइफ सॉर्टेड है, तो ऐसा नहीं है। चैलेंजेस आगे भी रहती है, बट यस, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाने के बाद आपको वो एक्सेस मिल जाता है। उसके बाद क्या करना है, सो ये हमें अमृत से सीखने की जरूरत है कि आपको डे टू डे बेसिस पे ईयर ऑन ईयर क्या नए लॉज आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रही हैं, सिस्टम में क्या चेंजेस आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, उन सारी चीजों को सीखते रहना होता है। नॉर्मली होता क्या है, लोग ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, और वो सोचते हैं कि उसी क्वालिफिकेशन से लाइफ काट देंगे। तो ये पहले टाइम होता था, पहले हुआ करता था कि जहाँ पे एक लेवल का क्वालिफिकेशन किए और उसके बाद आप 60 साल तक नौकरी कर लिए। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो कोई भी नॉर्मल क्वालिफिकेशन या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको उसके बाद भी आपको ईयर ऑन ईयर अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना होता है, वैल्यू एडिशन करना होता है, अपने आप को अप टू डेट करके रखना होता है, एंड दैट्स हाउ यू बिकम सक्सेसफुल। दैट इज द सीक्रेट ऑफ success of today's our guest Amrit ji. So that's really amazing, Amrit. आपके साथ कन्वर्सेशन करते हुए पता ही नहीं लगा कि कैसे 40-45 मिनट हो चुके हैं। बट अभी लास्टली, मतलब जाते जाते, या अगर मैं पूछूं कि कोई स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट जो हमारे चैनल को देख रहा है, हमारे व्यूअर हैं, स्टूडेंट हैं, शायद उनको हेल्प की जरूरत पड़े, सो वो क्या आपको कनेक्ट कर सकते हैं? अगर डेफिनेटली कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? मेरे से कनेक्ट करने के लिए आप मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। सीए अमृतपाल सिंह मेरी प्रोफाइल है, एंड मेरी ईमेल है, पर्सनल ईमेल amritsinghca@gmail.com, तो उस पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो बाकी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल हूँ, ट्विटर पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो wherever they feels to connect, it's easy to connect me. That's fantastic. So friends, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और आपको चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, आप मेंटल लेवल पे या किसी प्रिपरेशन के दौरान किसी तरह की अगर हेल्प की जरूरत हो, आपको लगता है कि कोई मेंटोर मिल जाए, किसी के गाइडेंस से आपको एक हेल्प हो सकती है, सो अमृत इसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्हें मजा आता है दूसरों को हेल्प करने में। तो सीए अमृत सिंह के नाम से अगर सोशल मीडिया में सर्च करेंगे तो वो अवेलेबल होंगे। अमृत, हमारे जो ये यूथ फ्रेंड्स हैं, यंग फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या इन जनरल भी लाइफ में, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करें, सो जाते जाते आप अपने एंड से अगर कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मेरा मैसेज नहीं, बस ये जो मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया है वही कहना चाहूंगा कि आपको किसी भी चीज के लिए डिटरमाइंड होके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगना होगा। एक कहावत है ना कि जो मनुष्य अपना लक्ष्य जितना ऊपर रखता है उसका तीर उतना ऊपर जाता है। तो आपको भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार मेहनत करनी होगी, और अपने आप को फेलियर से घबराएं नहीं। फेलियर्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब फेलियर्स होती है तो आप उसे एनालाइज करें कि क्या गलती हुई या क्या मिस्टेक हुई, उससे सीख लें और आगे बढ़े। और बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। आप आगे बढ़ते जाए इसी शुभकामना के साथ। थैंक यू, दैट्स रियली ए ग्रेट मैसेज अमृत, एंड आई एम श्योर आज के जो हमारे कन्वर्सेशन हुए हैं आपके साथ, इससे हमारे ऑडियंस को काफी फायदा होगा, एंड आप ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपके साथ बात करते हुए समय का पता नहीं लगता है,
सो हम लोग ऑलमोस्ट एंड में आ चुके हैं। जाते जाते हम देखते हैं, जैसे कि हम फेसबुक लाइव में हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं ऑडियंस के तो हम लेना चाहेंगे। ऑडियंस, अगर आपके पास कुछ क्वेरीज हैं तो चैट बॉक्स में आप डालें फेसबुक में। अमृत जी आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हैं। सो हम देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन है तो। अमृत, एक क्वेश्चन आ रहा है कि ठीक है, मतलब उनका बोलना है कि आप सीए क्या कोई भी बन सकता है, लाइक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का भी अगर कोई है तो क्या वो भी सीए बन सकता है या कॉमर्स बैकग्राउंड का ही होना जरूरी है? नहीं, इसमें नॉन कॉमर्स वाले भी सीए में एनरोलमेंट करा सकते हैं अपनी, और वो भी इस कोर्स को करके बस उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कॉमर्स वालों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहता है जब परसेंटेज मार्क्स में, बट पासिंग के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। पासिंग के लिए एक ही क्राइटेरिया, यू हैव टू पास ऑल द पेपर्स विद एग्रीगेट्स। एंट्री के लिए आपको थोड़ा सा साइंस वालों को ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं, कॉमर्स वालों को 50% मार्क्स अगर ग्रेजुएशन में है तो आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। फैंटास्टिक। सो यहाँ पे मैं अपने ऑडियंस के तरफ से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सो नॉर्मली जब तक हम किसी चीज में सक्सेस जब तक हमसे दूर रहती है तब तक ही वो हमारे लिए टफ होता है, लेकिन जब हम उसे पा लेते हैं तब हमें ये लगता है कि अरे यार ये था, राइट। सो अब चूंकि आप सीए बन गए हैं और एक लंबा करियर हो चुका है आपका, आपने स्ट्रगल किया, आपने पहले फेलियर को टेस्ट किया, उसके बाद सक्सेस को टेस्ट किया। सो ऐसा वो क्या बोलना चाहेंगे स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं, सो दैट उन्हें इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़े, शायद पहले अटेम्प्ट में ही निकाल ले। ऐसी वो कौन सी गलतियां थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? आपने वो कौन सी गलतियां कर रखी थी, शायद वो नहीं करते तो आप भी शायद पहले क्लियर कर लेते। तो ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो आप हमारे स्टूडेंट फ्रेंड्स को बोलना चाहेंगे? गलतियां तो नहीं, मैं कुछ सुझाव है जो मतलब अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि आप जो भी इस पढ़ाई को कर रहे हैं अपना एक रूटीन सेट करें और ट्राई करें कि जो इंस्टीट्यूट के पुराने आंसर्स अवेलेबल हैं, स्टडी मटेरियल हैं, उसे जरूर पढ़ें और उससे पढ़ के देखें कि आंसर जो लिखने का तरीका है जो इंस्टीट्यूट चाहता है आपसे वो क्या है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि आप यहाँ पे नॉर्मल ग्रेजुएशन या प्लस 2 जैसा इलेबोरेट करके कहानियां नहीं लिख सकते, आपको बहुत टू द पॉइंट आंसर करना होता है। और टैक्सेशन में एक सजेशन ये है कि आप अगर सेक्शंस को लेके श्योर नहीं है तो उसे ना ही कोट करें। एंड बाकी ये जनरल स्टडी है कि आप कंसिस्टेंसी रहे, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें अपनी और थॉरोली पढ़ाई करें। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा ध्यान उसी में लगाएं, ना कि आप साथ में ये भी सोच रहे हैं कि यार इस टाइम पे मैं कहीं बाहर चल के थोड़ा सा मूवी देखा हूँ या फिर कुछ दोस्तों के साथ गपशप मारूं, वो भी जरूरी है, उसे भी आप छोड़ नहीं सकते, सिर्फ किताबी कीड़ा पढ़ने से जरूरत नहीं है। तो अपने टाइम को मैनेज करें अच्छे से और एग्जाम से पहले कोशिश करें कि आपका जो सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाए, तो दैट लास्ट डे पे आप पे ज्यादा प्रेशर ना हो। एंड रिविजन नोट्स बनाएं जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम से एक दिन पहले आपको रिवाइज करने के लिए। तो ये सब कुछ छोटे छोटे सजेशंस हैं जिसे करके आप आगे क्लियर कर सकते हैं पेपर्स को। That's really nice insight, Amrit. एक लास्ट क्वेश्चन। सो सीए का प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट भरे पड़े हुए हैं एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूट दावा करते हैं कि हम जो है सीए मशीन है, सीए बनाने वाले मशीन है, हमारे इंस्टीट्यूट से सबसे ज्यादा सीए निकलते हैं। ये सारे दावे भी हमें सुनने को मिलता है। सो आप हमें बताएं कि विच आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट जहां से कोचिंग लिया जाए, सो दैट यू नो बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़े, उनके ही मार्गदर्शन में पढ़ाई कंप्लीट करें और सीए बन जाए। देखिए सबसे बेस्ट तो है सेल्फ स्टडी। अगर कोई कर पाता है तो सेल्फ स्टडी करें, एंड अगर फिर भी उसे हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आजकल
काफी रिनाउंड सीएस हैं दिल्ली में, बॉम्बे में, चेन्नई में, इवन कलकत्ता में, जो डेडिकेटेडली टीचिंग प्रोफेशन में है एंड अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों को। एंड आजकल उनकी सैटेलाइट क्लासेस भी आ गई हैं ताकि आप इंटरनेट के थ्रू भी उनकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये बाकी अगर आप किसी दूसरे शहर में जहाँ पे ये सब अवेलेबल नहीं तो आप अपने लोकल लेवल पे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से हेल्प ले सकते हैं कि क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है वो भी अपनी क्लासेस बीच बीच में ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, रिविजनरी क्लासेस हुआ या फिर दे नो कि यहाँ पे कौन टीचर है जो अच्छा पढ़ा सकता है, तो बेटर है कि उनसे कंसल्ट करें। जो लोकल चैप्टर है आपका इंस्टीट्यूट वो आपको बताएंगे कि यू कैन दे कैन रेफर सम गुड टीचर्स इन योर एरिया। आज के डेट में ऑनलाइन का बहुत जबरदस्त क्रेज हो चला है और आप चाहे छोटे शहर को बिलोंग करते हैं या बड़े शहर को, हार्डली मैटर करता है। पहले शायद आपके टाइम पे आपको अगर अच्छे कोचिंग की जरूरत होती थी तो महानगर मूव करना होता था, अब शायद उसकी भी जरूरत नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये काफी एक अच्छा बदलाव है। एंड जैसे हम लोग, मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे बाहर जाने में बड़ी दिक्कत थी, कभी फाइनेंशियली इशू रहता है, कभी आप घर से बाहर नहीं निकले, तो बहुत सारे कारण होते हैं कि लोग अपना शहर छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर जो अवेलेबल होता है उसी से आपको काम चलाना होता है। बट ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी आने के बाद, जब से ये ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, तो काफी बड़े बड़े सीएस जो रिनाउंड सीएस हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं, तो उनकी क्लासेस अवेलेबल हो गई हैं इवन छोटे छोटे शहरों में। इवन जमशेदपुर की बात करूँ तो वहाँ भी अभी ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, तो काफी फायदा है इससे टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से। एंड इसीलिए आप देखेंगे तो परसेंटेजेस जो पास होते हैं लड़के बच्चे जो पास हो रहे हैं वो उसमें भी काफी इजाफा हुआ है, क्योंकि एक अच्छी मूव है और काफी सपोर्ट है इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी का पढ़ाई को अपग्रेड करने में। उससे क्या है कि आप अपना टाइम भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपको अगर पहले की बात करें तो क्लासेस फिक्स टाइम पे होती थी, सुबह या शाम, क्योंकि दोपहर के टाइम मोस्टली सीए स्टूडेंट्स को या तो आर्टिकलशिप में जाना होता था या फिर उनकी कुछ अपनी अलग एंगेजमेंट्स रहती थी, कोई काम कर रहा है, कोई किसी के यहाँ जॉब कर रहा है, जिस तरह से। बट अब जब से ये ऑनलाइन क्लासेस आई हैं एंड सैटेलाइट क्लासेस आई हैं, तो यू कैन हैव द रिकॉर्डिंग्स एंड एट योर कन्वीनियंस ऑफ टाइम यू कैन गो थ्रू एंड क्लियर द डाउट्स। आप मेल पे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, आप फोन करके सर लोग से बात कर सकते हो विद इन अ शॉर्ट टाइम। काफी हेल्प हो गया। आप सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी मर्जी से पढ़ सकते हो, ना कि जो टाइमिंग्स होती थी वो बहुत फ्लेक्सिबल हो गई हैं ऑनलाइन कोचिंग की वजह से। ग्रेट। अमृत, आपके साथ डिस्कशन काफी बढ़िया रहा। आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस को भी इससे काफी फायदा मिलेगा। एंड ऑडियंस, एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूंगा, स्पेशली हमारे स्टूडेंट फ्रेंड्स जो स्पेशली सीए की जो तैयारी कर रहे हैं और कहीं से भी मन में एक दुविधा है, डाउट है, तो प्लीज डाउट ना रखें और अपना गोल्स जो सीए एग्जाम क्रैक करने का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का है, उस गोल को के प्रति अपना फोकस जो है बनाए रखें, एफर्ट जो है कंसिस्टेंट रखें और अपना सही तरीके से अपना टाइम को मैनेज करें। और चूंकि अब हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ चुके हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किसी भी माध्यम से अगर पॉसिबल हो तो किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ के या फिर पर्सनल लेवल पे या अपने सीनियर से या जैसे कि अमृत ने कहा, इवन अगर आपको उनकी सहायता की जरूरत है, सोशल मीडिया के थ्रू से आप उनसे कनेक्ट होकर उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, कहाँ ज्वाइन करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। एंड फाइनली इन सब के बीच द बेस्ट चीज जो है सीए बनने के लिए वो है सेल्फ स्टडी, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स योर थिंग, आपको ही क्लियर करने हैं। आपको पता है कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, सो किस में ज्यादा टाइम देना है, किस में कम टाइम देना है। अकॉर्डिंगली अगर सेल्फ स्टडी आप करते हैं तो सीए जो कि एक का एग्जाम जो है कि एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना गया है, वो भी आप क्रैक कर सकते हैं और आपके लिए एक बेहतरीन करियर आप अपने लिए मान सकते हैं, इंतजार कर रहा है। सो अमृत, आपके साथ बहुत ही जबरदस्त इंटरेक्शन रहा, मैंने खुद काफी एंजॉय किया
Thank you so much for coming to our show on the very first episode of our second season. Thank you. Thank you, Amit, for inviting me and having me with you, chatting like this. So it's a very good platform to share my story till date. Right. Thank you so much. दोस्तों हम अगले हफ्ते एक नए शख्सियत के साथ फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू. ऑल द बेस्ट. Thank you.